आप देख रहे हैं IBC 24 डिजिटल और पॉडकास्ट में हम आपको बहुत सारे अलग अलग शख्सियत से मिलवाते हैं। राजेश अग्रवाल, जिनके नाम से मुझे लगता है कि शायद ही छत्तीसगढ़ का कोई व्यक्ति होगा जो परिचित नहीं होगा। तो आज इस पॉडकास्ट में हम राजेश अग्रवाल जी से उनके जीवन के बारे में जानने वाले हैं। एक ऐसा व्यक्ति जिनकी पहचान सोशल लीडर के रूप में है। आखिर वो सोशल वर्क में कैसे गए, क्या आइडिया था, कैसे 3 बार राष्ट्रपति के हाथों वो सम्मानित हुए और कैसे अनगिनत अवार्ड्स उनके नाम हुए, कैसे उन्होंने इसकी शुरुआत की, भविष्य में वो और क्या करना चाहते हैं और कैसे और कौन उनका रोल मॉडल है। आज इस पॉडकास्ट में सब कुछ जानेंगे। तो स्वागत करते हैं राजेश अग्रवाल जी का। सर, आज आप एक वेल नोन सोशल फिगर हैं, लेकिन यंग राजेश अग्रवाल की बात करें तो बचपन में क्या सपना आपने देखा था? बचपन में आप क्या बनना चाहते थे? ये क्वेश्चन मेरे से हर बार पूछा जाता है, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि मैंने कभी कोई सपना देखा ही नहीं। मैं वर्तमान को जीता हूँ, वर्तमान को जीते जीते आगे चले जाता हूँ और पता नहीं कैसे कैसे सपने अपने आप पूरे होते चले जाते हैं। जैसे आज मैं यदि समाज सेवा की बात करूं तो बचपन में जब हम क्लास 8th में पढ़ा करते थे, उस टाइम में समिति एक बना ली थी, आदर्श 8th भारती में? 8th में आदर्श भारती समिति के नाम से। अच्छा। उसमें भी वही प्रोग्राम किया करते थे जो आज कर रहे हैं। तो वो एक जुनून शुरू से ही बचपन से वो चीज़ें ज़हन में बसी हुई है और वो कंटिन्यूटी बनी हुई है। तो ये सारी जो चीजें जो सामाजिक रूप से आप इतने एक्टिव हैं, ये परिवार से आया है? अ, परिवार से आया है तो कह सकते हैं, बिल्कुल। क्योंकि जॉइंट फैमिली थी, गांव में हम लोग रहते थे, शहर में आने के बाद में भी आते साथ में। लेकिन हाँ, शुरू से मैंने अपने दोस्तों को इकट्ठा करके समिति संस्थाओं के माध्यम से काम करना स्टार्ट किया। पढ़ते भी थे और साथ में पढ़ाते भी थे, गरीब बच्चों को ट्यूशन देना करना, वहाँ से ये चालू हुआ था। अवेयरनेस के मामले में जैसे सबसे पहले रायपुर शहर की एक शराब भट्टी टिकरापारा में हुआ करती थी, जहां हम लोग रहते थे, उसको हटाने के लिए आंदोलन किया। स्कूल लाइफ में ही हमने वो अचीवमेंट प्राप्त किया था। तो एक जुनून शुरू से इस एरिया में काम करने का रहा और उसमें हमने सफलता मिली। आप एनसीसी में भी रहे हैं, ये। तो आपको लगता है, क्योंकि आपकी पहचान एक लीडर के तौर पर भी है, तो एनसीसी की ट्रेनिंग का कहीं ना कहीं कोई फायदा मिला लीडरशिप में और इतनी डिसिप्लिन लाइफ में? मैं तो कहता हूँ जितने भी स्टूडेंट हैं सबको एनसीसी या स्काउट गाइड या एनएसएस हाँ जरूर ज्वाइन करना चाहिए। जी। लाइफ में डिसिप्लिन को लेकर के, विपरीत परिस्थितियों में भी खुश रहने की कला को लेकर के, इससे अच्छा ऑर्गेनाइजेशन दूसरा हो ही नहीं सकता है। क्योंकि मैं संपन्न परिवार के होने के बावजूद भी एनसीसी के माध्यम से 7 से 8 कैंप अटेंड किए होंगे, माउंटेनिंग से लेकर के, एडवांस लीडरशिप से लेकर के, सिग्नल रेजिमेंट और सारे। उसमें जो मुझे जानने और सीखने के लिए मिला वो पूरी ज़िंदगी आज भी मुझे काम आ रही है। इसलिए मेरा तो एक ही संदेश रहेगा कि हर एक स्टूडेंट को या हर एक पेरेंट को अपने बच्चों को एनसीसी, स्काउट गाइड, एनएसएस जैसे ऑर्गेनाइजेशन जरूर ज्वाइन करवाना बिल्कुल, चाहिए। वो डिसिप्लिन आपके अंदर बहुत ज़्यादा ले आता है डेफिनेटली, इसमें। बिल्कुल। आप बिजनेस में भी हैं, सोशल सर्विस में भी हैं। आपने ऐसा नहीं सोचा कि किसी एक में ही रहना चाहिए? सोशल सर्विस कर रहे हैं तो सिर्फ वही करें, या बिजनेस कर रहे हैं तो सिर्फ वही करें, फोकस ऑन ओनली वन थिंग? बल्कि दोनों आप मैं तो साइड बाय साइड कर रहे बल्कि हैं। मैं तो ये कहूँगा कि हर हालत में सबको ये दोनों में एक साथ रहना चाहिए। अच्छा। बिजनेस से हम भौतिक सुख साधन के लिए पैसे जुटाने का काम करते हैं और सोशल सर्विस से लेकर के अपने मन को, समाज को और राष्ट्र के उत्थान की दिशा में हम काम कर पाते हैं। तो ये दोनों चीज़ों का समावेश हो जाए तो इसी को हम विकसित भारत मेरे ख्याल से कह सकते हैं। आप ये भी मानते हैं आपकी सोशल सर्विस के लिए फाइनेंशियली स्टेबल होना भी बहुत ज़रूरी होता है? बिल्कुल भी नहीं। नहीं? बिल्कुल भी नहीं। केवल धर्मशाला बना देना या कुआं खुदवा देना या पचड़ी बनवा देना या कंबल बांट देना, या इसमें सब पैसे लगते हैं तो इसको समाज सेवा नहीं कहेंगे। यदि मैं अपनी बातों से यदि किसी के मन को खुश कर देता हूं तो उससे बड़ी समाज सेवा और क्या हो सकती है। उसमें तो पैसे नहीं लगते हैं। तो जी। हमारा दिल बहुत अच्छा होना चाहिए। समाज सेवा वो व्यक्ति कर सकता है जिसका दिल अच्छा हो, जिसके भीतर में भावना अच्छी हो। दूसरों को खुश कर देना, इससे अच्छी समाज सेवा नहीं। बहुत ही अच्छी बात। ये खास बात उनके लिए जो हमेशा ये कहते हैं कि फाइनेंशियली स्टेबल लोग ही समाज सेवा की तरफ ज़्यादा जाते हैं, वही लोग दान पुण्य ज़्यादा करते हैं। नहीं, अगर आपके मन में है, सेवा का भाव है, तो आप किसी भी परिस्थिति में, किसी भी स्थिति में आप सेवा हमेशा कर सकते हैं। आपने बहुत सारा काम किया है समाज के लिए, बहुत कंट्रीब्यूशन आपका सोसाइटी के लिए रहा है।
चाहे वो हम कम्युनिटी हॉल्स की बात करें, लाइब्रेरीज की बात करें, स्कूल, कॉलेजेस, हर सेक्टर पर आपने काम किया। सबसे मतलब आपके दिल के करीब कौन सा प्रोजेक्ट है? मेरे दिल के करीब तो जो मैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट की ट्रेनिंग प्रोग्राम लिया हाँ, करता हूँ या बिल्कुल। लेक्चर दिया करता हूँ, हम्म। वो इसलिए करीब है कि जब कभी भी कोई व्यक्ति मिलते हैं चलते फिरते और वो बोलते हैं कि सर आपके उस बात से मेरी ज़िंदगी बदल गई, या मेरी ज़िंदगी में ऐसा फ़ायदा हुआ, या मेरे बिजनेस में ये फ़ायदा हुआ, या मेरी पर्सनालिटी ये चेंज हुई, तो मुझे लगता है रियल इनकम ये है लाइफ का सबसे बढ़िया इनकम। मुझे उस टाइम की जो संतुष्टि मुझे मिलती है वो सबसे अच्छी लगती है। तो ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट का जो आपका आइडिया था, ये मतलब कैसे विचार आया कि ये करना चाहिए आपको? समाज सेवा के साथ साथ ये भी काम करना चाहिए कि लोगों की पर्सनालिटी डेवलप करनी चाहिए, काउंसलिंग करनी चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है जहाँ तक मैंने आपके बारे में पढ़ा है 34 साल हो चुके हैं आपको इस चीज़ पे काम करते हैं। करेक्ट। जेसीआई जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको मैंने 84 में ज्वाइन किया था, और उसमें जब मैं ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड किया करता था तो मुझे लगता था कि जो सिखा रहे हैं वो कितना अच्छा सिखाते हैं, मेरे ज़िंदगी में कितना अच्छा बदलाव आया है। मैं भी एक दिन ऐसा बनूंगा, मैं भी एक दिन ऐसा बन करके लोगों में बदलाव लाने की कोशिश करूंगा। ये जो चीज़ें थी वो मुझे इस ओर खींच के ले गई, और उसके बाद में फिर मैं इस ओर काम करने लगा। और जहाँ तक आपने कम्युनिटी डेवलपमेंट कम्युनिटी कम्युनिटी हॉल हॉल्स। वाली बात जो बोली, इसका एक बहुत छोटी सी स्टोरी ये है कि बिल्कुल। जब बचपन में आदर्श भारतीय समिति में हम हुआ करते थे टिकरापारा में, हमको कोई प्रोग्राम कराना होता था तो नगर निगम का टूटा फूटा एक स्कूल का कमरा भी हमको नहीं मिल पाता था जहां हम प्रोग्राम करा सकें। तो मुझे लगता था कि भगवान यदि मुझे थोड़े से पैसे दे दें तो मैं ऐसा एक काम करूंगा जिसमें लोग आएं और जितने समाज सेवी संस्थाएं हैं वो आ करके बैनर लगा करके प्रोग्राम करके जाएं। तब फिर बिल्कुल। वृंदावन हॉल का निर्माण किया, विमतारा हॉल जो लोगों के प्रोग्राम फंक्शन के लिए बिल्कुल। प्रोवाइड किए हैं। तो इससे ऐसा लगता है कि प्रोग्राम करने सेवा करने वालों की सेवा, ये मैंने इसमें नाम दिया हुआ बिल्कुल, है। और कहते भी है ना कि भगवान भी देख रहे होते हैं कि जिनकी नीयत समाज सेवा की होती है तो भगवान भी उन्हें सानंद संपन्न जरूर करते हैं। निश्चित रूप से। और वृंदावन हॉल में तो मुझे लगता है कि जाने कितने ही ऐसे फंक्शंस हुए होंगे और कितने सारे ऐसे लोग होंगे जो वहां पर अवार्ड अब पाते हैं और खुश होते हैं उस जगह से। तो वो जगह, उस जगह का ऑरा भी उतना ही अच्छा है क्योंकि नीयत बहुत अच्छी रही है आपकी उसको लेकर। पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर हम बात कर रहे थे, 34 साल से आप ये काम कर रहे हैं, बहुत से लोगों की आपने काउंसलिंग की होगी, बहुत सारी पर्सनालिटीज से आपने डील किया होगा। सबसे बड़ा चैलेंजिंग माइंडसेट क्या लगता है आपको जिसको बदलने की भी जरूरत है? आज की परिस्थिति में खुश रहना लोग बहुत ज़्यादा छोड़ते जा रहे हैं। लोगों में केवल निगेटिविटी और दुख वाली बातें, कंपैरिजन वाली बातें, बहुत जल्दी आगे बढ़ने की चाहत वाली बातें, ये सब ज़्यादा आ रही हैं। इसमें थोड़े से ठहराव लाने की और उनको वापस ज़िंदगी के बारे में सोच, अच्छी ज़िंदगी के बारे में सोच पैदा करवाने की आवश्यकता आज की डेट में मुझे महसूस होती है। अलग अलग फील्ड में ट्रेनिंग प्रोग्राम तो ठीक है, लोगों को बढ़ाने के लिए डिसीजन मेकिंग कैसे होना चाहिए, इफेक्टिव पब्लिक स्पीकिंग कैसा होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन है, कम्युनिकेशन है, टाइम मैनेजमेंट है, बैलेंस लाइफ है, कपल ट्रेनिंग प्रोग्राम है, ये सारे चीज़ें तो अपनी जगह, अलग अलग फील्ड के अलग अलग चीज़ें तो हर कोई प्रोफेशनल लाइफ में दे लेता है। लेकिन जो मैं जिस पॉइंट को आज की डेट में फेस कर रहा हूँ, जो युवाओं की बात करूँ या बड़े लोगों की बात करूँ या अच्छे खासे पढ़े लिखे लोगों के बीच में, ये चीज़ों की आवश्यकता है कि उनको इस पैटर्न के टॉपिक की आवश्यकता है। लोग कहते हैं कि न्यूक्लियर फैमिलीज बढ़ रही हैं इसलिए प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं। मुझे लगता है कि प्रॉब्लम्स पे फोकस करने के बदले अगर हम सोल्यूशन पे फोकस करें तो शायद एक शब्द में से ये कहा जा सकता है कि अगर अभी भी हम वापस जॉइंट फैमिली वाले सामाजिक व्यवस्था में जाएं तो सारे प्रॉब्लम्स का हल हो जाएगा। मैं इसको थोड़े से दूसरे ढंग से देखूंगा। चाहे हम न्यूक्लियर फैमिली में रहें, चाहे वो ज्वाइंट फैमिली में रहें, हमारी सोच यदि चेंज हो जाए कि जिंदगी के प्रति हमारी जो विचारधारा है जी। वो जो बदलते जा रही, वो चीज़ चेंज हो जाए, तो हम चाहे किसी स्टेट में, कितने भी बेकार स्टेट में, किसी भी बेकार परिस्थिति में, न्यूक्लियर फैमिली में या ज्वाइंट फैमिली में, और बेकार से बेकार पर्सन के बीच में भी खुश रहने लग जाएंगे। डेफिनेटली। तो अभी तक जितना आपने सुना है ऑडियंस तो समझ ही गए होंगे आप कि किस तरह के व्यक्तित्व हैं, इतनी गहरी समझ हर मुद्दे पर, हर बात पर, और सबसे बड़ी बात कि सामाजिक स्तर पर बहुत ज़्यादा गहराई रखते हैं राजेश जी। 3-3 बार सम्मानित होना और वो भी राष्ट्रपति के हाथों। लोग एक बार, मतलब लोगों का सपना होता है कि एक बार कभी राष्ट्रपति से मुलाकात कर लें, आप तो 3-3 राष्ट्रपतियों से सम्मानित हैं।
कैसा वो मोमेंट था, कैसी फीलिंग्स थी, कैसे इमोशंस थे उस टाइम पे, और र- किन किन चीज़ों के लिए आपको सम्मान मिला, ये भी आज इस मंच से बताइएगा ज़रूर। निश्चित रूप से किसी का भी सपना हो सकता है। मुझको खुद को भी बहुत अच्छा लगा कि 3-3 बार राष्ट्रपति जी से सम्मानित होने का मौका मिला। ये इवन कि इस बार तो 1 नवंबर को उपराष्ट्रपति जी से राज्य अलंकरण पुरस्कार भी मुझे प्राप्त हुआ। पहली बार जब राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम साहब, जिनके बारे में तो सारे लोग बोलते हैं कि उनके मिलना, उनको देखना एक सपना है, उनके हाथों मैंने अवार्ड लिया। उस टाइम का मोमेंट मुझे ऐसा लग रहा था कि केवल उनको देख पाने में जो खुशी मिल रही थी, लेकिन उनकी पर्सनालिटी वास्तव में मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, ना कभी कोई राष्ट्रपति हुआ है, ना शायद कोई हो पाएगा। राष्ट्रपति भवन में पुरस्कार के बाद में भी जिस कैजुअल तरीके से वो मिल रहे थे, फोटो खिंचाना है तो बात करना है तो किसी के प्लेट से उठा करके कुछ खा रहे हैं, मतलब इतना कैजुअल कोई प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैसे हो सकता है। वो जो फील मैंने किया पुरस्कार लेने के बाद में, वो मेरे लिए सबसे बेस्ट मोमेंट था। मैं ऑटोग्राफ मांगा, उन्होंने तुरंत ऑटोग्राफ दे दिया। सब मिलाकर के ये है कि कोई भी पुरस्कार जब किसी व्यक्ति को मिलता है तो वो उसका अचीवमेंट के कारण जरूर मिलता है, लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि उसके बाद उसकी जवाबदारी बढ़ जाती है, क्योंकि उसको जो अचीवमेंट के कारण मिला है उसको संभाल के रखना, क्योंकि अब उसकी प्रतिष्ठा को लोग उस ढंग से देखेंगे, तो उसको बिल्कुल। बचाए रखने के लिए आपको अपनी पर्सनालिटी में वैसे और ज़्यादा प्रयास करने पड़ते हैं। तो ये ज़्यादा बल्कि महत्वपूर्ण मुझे लगता है। हर एक अवार्ड एक जिम्मेदारी के साथ आता बिल्कुल है, क्योंकि बिल्कुल। वो आप पर एक भरोसा है। तो ये वाले अवार्ड की तो हमने बात कर ली, लेकिन अवार्ड्स की फहरिस्त कम नहीं है। मुझे लगता है कि इतने अवार्ड्स हैं आपके नाम पे, बहुत सारे अवार्ड्स आपने जीते हैं, लेकिन कोई ऐसा अवार्ड जिसका जिक्र आप करना चाहें, जिसने आपको इनर सेटिस्फैक्शन दिया हो? अवार्ड मिलने के बाद में जो अपने लोगों से जो तारीफ मिलती है, चाहे वो दोस्त के पास में हो, चाहे वो परिवार से हो, चाहे वो एकदम नीरज धीरज से, वो जो संतुष्टि देती है, शायद वो सबसे बड़ी मुझे लगती है। और मुझे लगता है कि आपके अपनों का कुनबा तो बहुत बड़ा होगा, क्योंकि आप सबको माने ना माने, सब तो आपको बहुत अपना मानते जी। हैं। एक लाइन मैंने पढ़ी, सबको अपना बनाओ और सबके बन जाओ। ये लाइन कैसे आई और इसका आपके जीवन में क्या महत्व है, ये जरा बताइएगा। ये लाइन जितना बोलने में इजी है, सबको अपना बनाओ सबके अपने बन जाओ, इसके पीछे मेरी फिलॉसफी ये रही है कि इसको मैं जितना ज़्यादा दोहराता हूँ, जितना ज़्यादा मैं वर्क करने की कोशिश करता हूँ, उतना ही ज़्यादा मैं अपने ईगो को शांत कर पाता हूँ। क्योंकि सबको अपना बनाने के लिए आपको ये सब चीज़ों के पीछे वर्क करना पड़ेगा। आपको लोगों के पास खुद हो करके जाना पड़ेगा, उनको गले लगाना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा सोशल होना पड़ेगा, और वैसे ही अपना लोगों को बनाना है तो उतने ही ज़्यादा आपको लिबरल होना पड़ेगा, उतने ही ज़्यादा आपको मानवता, उतनी ज़्यादा ह्यूमैनिटी, उतनी ज़्यादा मॉरलिटी पे काम करना होगा, समाज में भी, परिवार में भी, दोस्तों के बीच भी, ऑर्गेनाइजेशन में भी। तब जाकर के ये लाइन जो है वो सिद्ध हो पाएगी, और ये लाइन मैं सोचता हूँ मरते दम तक ये लाइन पे काम करने की आवश्यकता मुझे अपने लिए दिखाई देती है। इतने सालों से आप लगातार काम कर रहे हैं, हर फील्ड में आपने इतने अचीवमेंट्स अर्न किए हैं, अभी भी कुछ और ऐसा जो अभी भी सपना है, जो करना बाकी है, जो करना चाहते हैं आप आगे? मेरा सपना केवल यही अभी जो बाकी है वो ये है कि अपने आप में और ज़्यादा कैसे सुधार ला पाऊँ, और ज़्यादा एक अच्छा पर्सन कैसे बन पाऊँ। अच्छा, सुधार की गुंजाइश कहाँ है अब आप में? बहुत ज़्यादा है। आज की डेट में जितना हम दिखते हैं, एक्चुअल में वैसा नहीं होता है। आज मैं यदि ये कहूँ कि मैं गुस्सा नहीं करता हूँ, तो ये मेरे अपने लिए बेईमानी होगा। मुझ में अभी भी गुस्सा है, मुझ में अभी भी ईगो है, मुझ में अभी भी जेलेसी है, मुझ में अभी भी तारीफ़ सुनने की आदत। ये सारे नेगेटिव पॉइंट तो है ना, तो इसमें हमको वर्क तब तक और ज़्यादा करने की तो मुझे ये लगता है कि जितना ज़्यादा मैं काउंसलिंग के माध्यम से, ट्रेनिंग के माध्यम से, लेक्चर के माध्यम से लोगों को सिखाता हूँ, उतनी ज़्यादा उन चीज़ों को मैं सुनता हूँ और उसको अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करने की लगातार प्रयास करते रहता हूँ। तो दूसरों को सुधारने और सिखाने के बजाय मैं अपने आप में इम्प्लीमेंट करूँ, तो शायद ये कथनी और करनी का गैप जो है वो जितना कम होगा, उतना ज़्यादा मैं लोगों के सामने इफेक्टिव दिखाई दूंगा, मुझे ऐसा लगता है। क्या बात है। सबको अपना बनाओ और सबके बन जाओ। इस लाइन की तरह ही क्या ऑडियंस के लिए भी आप कोई लाइन एक ऐसा मूल मंत्र बताना चाहेंगे? व्यक्तित्व निखारे राष्ट्र संवारे, बेस्ट लाइन।
क्योंकि आज यदि हम अपनी पर्सनालिटी को निखार लेते हैं, पूरी तरह संवार लेते हैं, पूरी तरीके से पर्सनालिटी पे ही काम करते हैं, तो डेफिनेटली वो फैमिली तो बहुत अच्छा होगा। फिर धीरे धीरे वो नेशन के ऊपर में बात जाएगी। जैसे गायत्री में बोला जाता है, हम बदलेंगे तो युग बदलेगा। व्यक्तित्व निखारे, राष्ट्र संवारे। क्या बात है, बहुत शुक्रिया सर। आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में भी आज हमने जाना और छत्तीसगढ़ के बारे में भी आज आपसे जाना। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर और बहुत आपने इतना समय दिया, इसके लिए बहुत आभार आपका। बहुत बहुत धन्यवाद।